हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीपा कौशिक, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज राजगढ़। इससे पहले वाले हिस्ट्री के लेक्चर में हमने पढ़ा था बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना। अब बंगाल में ब्रिटिश शासन स्थापित हो गया और उसके पश्चात अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाबों के साथ किस प्रकार धोखेबाजी करके या उनकी आंतरिक कमजोरियों का फ़ायदा उठाते हुए एक कंपनी ने, और वो कंपनी जो कि व्यापारिक कंपनी थी, किस प्रकार राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का प्रयास प्रारंभ किया। तो आज इस क्रम में हम बात करते हैं प्लासी का युद्ध, जो कि 1757 में हुआ। तो चलिए, आज BA थर्ड ईयर के हिस्ट्री क्लास में पेपर फर्स्ट में हमारा टॉपिक है प्लासी का युद्ध। कासिम बाजार व कलकत्ता के पतन का समाचार जैसे ही मद्रास, मतलब जैसे ही अंग्रेज़ों के पास पहुंचा, वहां के अधिकारियों ने फ्रांसीसियों के विरुद्ध युद्ध के लिए गठित अंग्रेज़ सेना क्लाइव के नेतृत्व में कलकत्ता भेज दी और क्लाइव की सहायता हेतु उन्होंने एक जल सेना नायक वॉटसन को नियुक्त किया। यह सेना 14 दिसंबर को बंगाल पहुंची और क्लाइव को बंगाल के नवाब को हटाने के पूर्ण अधिकार दे दिया गया। राजा मानकचंद को भारी रिश्वत दे अंग्रेज़ों ने 2 जनवरी 1857 को कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया। अंग्रेज़ों ने व्यापारी अमीचंद, जगत सेठ और मीर जाफ़र को अपनी ओर मिलाकर बंगाल का भावी नवाब बनाने का आश्वासन भी दिया। कलकत्ता पर अंग्रेजी अधिकार की जानकारी के बाद सिराजुद्दौला लगभग 40,000 सैनिकों के साथ कलकत्ता की ओर बढ़ा। 30 जनवरी को क्लाइव की सेना पर अचानक आक्रमण कर क्लाइव की सेना ने नवाब की सेना पर आक्रमण कर उसे काफ़ी क्षति पहुंचाई, जिससे सिराजुद्दौला का मनोबल टूट गया और अंग्रेज़ों द्वारा दबाव डालने पर वह संधि को राजी हो गया। ये कौन सी संधि थी? ये संधि 9 फरवरी 1757 को अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के मध्य हुई, जिसे अलीनगर की संधि के नाम से जाना गया। अब इस अलीनगर की संधि की जो शर्तें थीं, वो सारी ही शर्तें बंगाल के नवाब के पक्ष में नहीं थी और अंग्रेज़ों का उससे काफ़ी भला हो रहा था। तो ये संधि कर ली गई और अंग्रेज़ इस संधि की करने के पश्चात ये देख रहे थे कि जैसे ही सिराजुद्दौला द्वारा इसका उल्लंघन किया जाएगा, वो युद्ध प्रारंभ कर देंगे। अब इस संधि में अंग्रेज़ों को क्या सुविधाएं मिली, वो देखते हैं कि अंग्रेज़ों को व्यापारिक सुविधाएं व विशेषाधिकार जो प्राप्त थे, उन्हें अब नवाब की मान्यता मिल गई। मतलब नवाब की तरफ से भी बंगाल, बिहार, उड़ीसा इनमें व्यापार करने की छूट मिल गई। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दस्तक के प्रयोग का उन्हें अधिकार मिल गया। कंपनी को कलकत्ते की किलेबंदी, जिसके लिए सिराजुद्दौला प्रारंभ से ही अड़ा हुआ था, अब उन्हें वहाँ पर अंग्रेज़ों को किलेबंदी की अनुमति मिल गई। कंपनी की संपत्ति व अंग्रेज़ों की हानि की क्षतिपूर्ति, जो भी उन्हें क्षति हुई है, उसकी पूर्ति नवाब के द्वारा की जाएगी। कंपनी को अपने निजी सिक्के ढालने का अधिकार मिल गया और कंपनी ने इसके बदले नवाब की सुरक्षा का आश्वासन दिया। लेकिन ये आश्वासन दिया गया, लेकिन वस्तुतः अंग्रेज़ों ने कभी भी बंगाल के नवाब, या आगे चलकर हम देखेंगे मराठे, निजाम, उनके साथ जो भी संधियाँ करी, उनमें कभी उनका सुरक्षा का जो आश्वासन था उसका पूर्णतः पालन नहीं किया गया। यह संधि कंपनी के लिए लाभदायक थी, परंतु सिराजुद्दौला के लिए अत्यंत अपमानजनक थी। कैसे कि बंगाल में कंपनी की स्थिति सुदृढ़ हो गई, अतः अब
दोनों के मध्य संघर्ष होना अवश्यंभावी था। अब क्योंकि संघर्ष युद्ध के रूप में होगा, तो ऐसी स्थिति में 23 जून 1857 को अंग्रेज और नवाब की सेनाएं मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील की दूरी पर स्थित प्लासी नामक स्थान पर टकराई। और यह युद्ध जो था, यह कुछ, हालांकि युद्ध में कोई बहुत बड़ी क्षति नहीं हुई, लेकिन यह युद्ध बंगाल के नवाब के हिसाब से निर्णायक था और इतिहास का एक महत्वपूर्ण बिंदु था, जिसने कि भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया। अब जब ये युद्ध हुआ तो हम ये देखते हैं कि इसके प्रमुख कारण कौन से थे। फर्स्ट कारण था संधि की शर्तों का पूरा ना होना, क्योंकि दोनों ने संधि विवशतापूर्वक की थी, इसलिए सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों को मुआवजा देने का जो वचन दिया था, उसने उसे किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया। और इसी कंपनी इस बात का आरोप लगा रही थी कि शर्तों का पालन कर नवाब द्वारा नहीं किया जा रहा, जबकि दूसरी तरफ सिराजुद्दौला का ये मानना था कि अंग्रेज़ों का शर्तों का पालन करने में कोई विशेष रुचि नहीं थी। अंग्रेज़ों का ये मानना था कि जब तक नवाब सिराजुद्दौला नवाब बना रहेगा, कंपनी के हितों को खतरा रहेगा। दूसरा पॉइंट था अंग्रेज़ों द्वारा नवाब पर दोष लगाना। कुछ अंग्रेज़ लेखकों का मानना है कि सिराजुद्दौला ने अपने कुछ निजी पत्रों में अंग्रेज़ों के शत्रुओं से मित्रता न रखने का आश्वासन दिया था, और कंपनी को जब इस प्रकार का आश्वासन मिल गया तो वो इस चीज़ को देखना चाहती थी कि कैसे सिराजुद्दौला उनका साथ नहीं दे रहा। जबकि सच्चाई यह थी कि संधि के समय ही नवाब ने इस प्रकार की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। संयोगवश इन्हीं दिनों बंगाल के फ्रांसीसियों ने नवाब के साथ संबंध बढ़ाने का प्रयास किया, और सिराजुद्दौला ये चाहता था कि अब दूसरी तरफ क्लाइव को ये भय लगने लगा कि ये नवाब कहीं फ्रांसीसियों से मिलकर उनसे प्रतिशोध लेने की तैयारी न करने लगे। अतः नवाब के पास जब फ्रांसीसी आए तो वो उन्हें शत्रु नहीं बनाना चाहता था, और इसके लिए जब उनके से अंग्रेज़ों द्वारा पूछा गया तो उसके लिए भी उसने गोलमोल जवाब दिया। अब नेक्स्ट था नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र। नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र क्या थे कि सिराजुद्दौला जब गद्दी पर बैठा था, उसी समय हमने देखा था कि बहुत सारी चीज़ें और ख़ास तौर से कुछ व्यापारी जो थे वो उसके पक्ष में नहीं थे। तो वो जब उसके पक्ष में नहीं थे तो वो उसके विरुद्ध अंग्रेज़ों को सहायता पहुंचा रहे थे, और इनमें मुख्य नाम थे मीर जाफ़र, मिर्ज़ा अमीर बेग, हुसैन खां, और साथ ही साथ जगत सेठ, मेहताब राय, कृष्णचंद, ये जो थे। और इसी तरह नदिया का शक्तिशाली जमींदार महाराजा कृष्णचंद भी नवाब की हिंदू विरोधी नीति से असंतुष्ट था, अतः वह उसके विरुद्ध अंग्रेज़ों को सहायता दे रहा था। अतः क्लाइव का मानना था कि अभी अलीनगर की संधि के बाद से ही मद्रास के अधिकारी अपनी सेना जो थे वो उन्होंने उसे तैयार कर ली थी, और वो ये चाहते थे कि अभी बंगाल पर अधिकार का कार्य पूर्ण नहीं हुआ, अतः वे किसी भी तरह सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र करके सत्ता को अपने हाथ में लेना चाहते थे। अतः
कि सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाना है तो उन्होंने मीर जाफ़र से एक गुप्त समझौता किया और उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत वो मीर जाफ़र को नवाब बना देंगे और मीर जाफ़र ने उन्हें अंग्रेज़ों को व्यापारिक और आर्थिक सुविधाएं देने का भी आश्वासन दिया। साथ ही साथ अमीचंद से भी उन्होंने कुछ इसी प्रकार की शर्तें रखी। जब ये सारी तैयारियां हो गई तब अंग्रेजी सेना में उस समय 950 यूरोपीय पदाती थे, पैदल सैनिक थे, 100 के करीब उनके पास यूरोपीय तोपची थे, 50 नाविक थे और 2100 भारतीय सैनिक थे। नवाब की लगभग 50,000 सेना का नेतृत्व विश्वासघाती मीर जाफ़र कर रहा था। एक तरफ तो वो अंग्रेज़ों से मिला हुआ था, लेकिन नवाब की सेना का नेतृत्व वही कर रहा था। नवाब की सेना में इसके अलावा 4 सेना नायक थे, लेकिन उनमें से 3 सेना नायक युद्ध के प्रारंभ में ही अंग्रेज़ों से मिल गए थे। केवल मीर मुइनुद्दीन जो था उसने ही शत्रु का सामना करने की सोची, लेकिन जब उसने अंग्रेज़ों का सामना किया प्रारंभ में उसे सफलता भी मिली, लेकिन जैसे ही मुइनुद्दीन मारा गया उस समय नवाब का मनोबल गिर गया और नवाब ने के मैदान से हटते ही क्लाइव ने बिना किसी विशेष प्रयास के युद्ध जीत लिया। अतः 28 जून 1757 को अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला के स्थान पर मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। अब यदि हम ये देखें कि प्लासी के युद्ध का भारतीय राजनीति में क्या महत्व था या अंग्रेज़ों के लिए क्या महत्व था, तो युद्ध का सामरिक महत्व या इसमें कितने लोग मारे गए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। ये केवल एक छोटी सी झड़प थी। सैन्य दृष्टि से भी नवाब के केवल 500 तथा अंग्रेज़ों के 65 सैनिक मारे जाने का अनुमान है। अंग्रेज़ों ने इस युद्ध में किसी विशेष योग्यता और चातुर्य का भी प्रदर्शन नहीं किया। नवाब के साथियों ने यदि विश्वासघात न किया होता और मुइनुद्दीन का साथ दिया होता और मीर जाफ़र भी एक अच्छा सैनिक था, तो संभवतः निर्णय जो है वो नवाब सिराजुद्दौला के पक्ष में होता। लेकिन दूसरी तरफ अंग्रेज़ी सेना का नेतृत्व करने वाला जो क्लाइव था वो कूटनीति में बहुत दक्ष था। उसने हिंदू व्यापारियों और मीर जाफ़र की महत्वाकांक्षाओं को पहले तो जागृत किया और इसके साथ ही उन्होंने बिना लड़े ही युद्ध जीत लिया। के.एम. पन्नीकर के अनुसार यह एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठों तथा मीर जाफ़र ने नवाब को अंग्रेज़ों के हाथों बेच डाला। अतः इस युद्ध का जो महत्व है कि कोई युद्ध नहीं हुआ, छोटी सी झड़प मात्र थी, लेकिन टोटल मिलाकर राजनीति पर जो असर पड़ा वो बहुत गहरा था। प्लासी के युद्ध ने न केवल बंगाल प्रांत में ही क्रांति उत्पन्न की, अपितु ईस्ट इंडिया कंपनी के स्वरूप में भी, कि अभी तक वो व्यापारिक कंपनी थी, अब कैसे कैसे वो राजनीति की ओर बढ़े, कैसे कैसे साम्राज्य का उन्होंने विस्तार किया, ये देखने की बात है। तो उनके स्वरूप में भी क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। अब यदि हम देखें कि इसका राजनीतिक महत्व, इस युद्ध का राजनीतिक महत्व क्या था, तो सबसे पहले तो कि इस युद्ध ने तात्कालिक शासन व्यवस्था जो थी, सिराजुद्दौला की जो व्यवस्था थी, उसका खोखलापन स्पष्ट हो गया। भारतीयों के आंतरिक मतभेद जो हैं वो खुलकर सामने आ गए। साथ ही धनवान हिंदू लोग जो थे वो बंगाल में मुस्लिम शासन को समाप्त करने के
उद्देश्य से विदेशियों से सांठगांठ कर सकते थे। अब उन्हें कंपनी को इस बात का पता चल गया। इससे अंग्रेज़ों का आत्मविश्वास बढ़ा और वे मानने लगे कि षड्यंत्रों और कुचक्रों द्वारा भारतीयों के द्वारा ही परास्त करके उनके वहाँ पर वो अपने साम्राज्य की स्थापना कर सकते हैं। युद्ध के परिणाम स्वरूप मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बन गया, लेकिन मीर जाफ़र जो था वो नवाब ही नहीं बना बल्कि कंपनी के हाथ का खिलौना बन गया और उसे वो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करने की मशीन के रूप में इस्तेमाल करने लगे। और जहाँ तक उसकी शक्तियों की बात है कि वो ऐसे अधिकारियों को जैसे दीवान राय दुर्लभ और बिहार के नायब दीवान राम नारायण को बदलना चाहता था, लेकिन कंपनी जो थी वो उनके पक्ष में थी, अतः वह उन्हें बदलने में संभव नहीं हो सका। तो इस युद्ध ने व्यापारियों की आकांक्षाओं को जागृत कर दिया और वो भारत में एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने का स्वप्न देखने लगे। अभी प्रारंभ में वो जब आए थे तो मराठों और निजाम की शक्ति से वो डर रहे थे, लेकिन बंगाल में इस तरह की धोखाधड़ी कहें या उसमें बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप करके उन्होंने सिराजुद्दौला को धोखा देकर लोगों को अपने पक्ष में कर लिया। इस युद्ध का न केवल राजनीतिक महत्व है बल्कि आर्थिक महत्व भी बहुत अधिक है, क्योंकि बंगाल भारत का समृद्ध प्रांत था और 1757 से 1760 के मध्य लगभग मीर जाफ़र ने 3 करोड़ रुपए रिश्वत के रूप में अंग्रेज़ों को दिए। स्वयं क्लाइव को ही लाखों पौंड जो थे वो उसे व्यक्तिगत रूप से प्राप्त हुए और बहुत सारा धन उसे युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए मिला। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उनका व्यापारिक विस्तार हुआ और बंगाल में कंपनी को 24 परगनों की जागीर प्राप्त हुई। प्लासी के युद्ध से पूर्व अंग्रेज़ों की स्थिति कैसी थी कि वे केवल भारत में माल खरीदने के लिए इंग्लैंड से सोना और चांदी लानी पड़ती थी उन्हें, और अब उन्हें भारत से ही इतना अधिक धन मिलने लगा कि इन चीज़ों की उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और इस प्रकार बंगाल का जो आर्थिक शोषण हुआ वो हमारी कल्पना से भी परे। और प्लासी के युद्ध के बाद कंपनी को तीनों सूबों में व्यापार करने की अनुमति मिल ही गई थी। कलकत्ता में कंपनी ने अपनी स्वतंत्र टकसाल स्थापित कर ली और आर्थिक रूप से अपने को बहुत अधिक सुदृढ़ बना लिया। अब इस युद्ध का राजनीतिक और आर्थिक महत्व के साथ नैतिक महत्व भी था कि यदि हम ये विचार करें कि सिराजुद्दौला पर क्लाइव का आक्रमण क्या वास्तव में न्याय संगत था, तो हम अपने आप देखेंगे कि उनके अंग्रेज़ों द्वारा या कंपनी द्वारा सिराजुद्दौला पर जो आक्षेप लगाए गए, जो संधि के उल्लंघन की बातें कही गई, वो केवल झूठे आरोप थे और क्लाइव और अन्य अंग्रेज़ जो थे उन्होंने अपने षड्यंत्रों और जालसाजियों पर पर्दा डालना चाहा था और इसलिए वो सिराजुद्दौला पर तरह तरह के आरोप लगा रहे थे। वास्तव में सिराजुद्दौला, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि मुग़ल शासक जो मुस्लिम शासक थे उस पर अंग्रेज़ अब काबिज़ होना चाहते थे, जो कि एक बाहरी शक्ति थी। तो अगर हम उस रूप में देखें कि सिराजुद्दौला चाहे वास्तव में बहुत अच्छा शासक नहीं था, लेकिन अंग्रेज़ों की तुलना में
उसका शासन, अगर वही शासन करता रहता तो हमें इतने लंबे समय तक अंग्रेज़ों की गुलामी को सहन नहीं करना पड़ता। तो कि एक छोटे से भारतीय, मतलब चाहे वो मीर जाफ़र था या भारतीय व्यापारी जो थे, उन्होंने छोटे से प्रलोभन में आकर राष्ट्र के साथ विश्वासघात कर अपने देश को अंग्रेज़ों को सौंप दिया। थैंक यू। आज का लेक्चर हमारा यहीं ख़त्म होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा मीर कासिम और बक्सर का युद्ध।